नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में इस बात की जानकारी दी थी कि जल यानी कि पानी, उसका महत्व क्या है और कैसे वो भगवान शिव का ही एक नाम है और कैसे हम उसका अपमान और सम्मान करते हैं और किस प्रकार से हमें उसको संजो कर रखना चाहिए या किस प्रकार से हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। इस बारे में मैंने एक छोटी सी जानकारी दी थी। आज यहाँ मैं बात करूँगा एक ऐसे तथ्य को लेकर के जो हमारे प्राचीन काल के जितने भी पोखर, बावड़ी या कुएं, तालाब और इस तरह से जो होते थे नदियों के किनारे या गाँव में या जंगलों में या जहाँ खाली ज़मीनें हुआ करती थी, वो उन ज़मीनों पर कैसे पानी को रोका जाता था, संजो कर रखा जाता था। और इसके अलावा ये भी कि आज हम जल का जिस प्रकार से दोहन कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है। तो भूमि का जो जल स्तर है वो किस प्रकार से 200, 300, 400 फीट तक भी नीचे जा चुका है शहरों में। और ख़ास करके हमारे पूरे भारतवर्ष का अगर हम क्षेत्रफल को अगर हम देखें तो उसका करीब करीब 35 से 40% हिस्सा पूरे भारतवर्ष का आज का क्षेत्रफल का, वो जो भूमि का जो पानी है यानी कि जल स्तर जो भूमि का है वो बहुत गहरा जा चुका है और उसकी वजह से भूमि में दरारें पड़ने लगी है। और हम ये देख रहे हैं कि उसकी वजह से भी गर्मी बढ़ने लगी है, क्योंकि भूमि में यदि जल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा तो भूमि जो है सूखने लगेगी और सूखी मिट्टी बहुत ज़्यादा गर्मी करेगी, क्योंकि ऊपर से भी सूर्य का ताप बहुत अधिक हो जाता है और नीचे से भूमि यदि गर्म हो जाती है तो वो फिर उसका असर डबल होने लगता है। तो उसकी वजह से ये है कि जो भूमि का जो जल स्तर है उसको बढ़ाने के लिए या फिर उसको भूमि को पर जल को संरक्षित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बांध एक माध्यम नहीं है, क्योंकि बांध ये जो हमारे अमानवीय या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि अप्राकृतिक तरीका है और ये हमारे धर्म के विरोध में भी है। हम ये कह सकते हैं सीधे सीधे कि हमारा जो प्राकृतिक स्वभाव है, हमारी भूमि का, मनुष्य का या प्रकृति का जो स्वभाव है, उसमें बांध का कहीं कोई स्थान नहीं है। हमारे पुराणों में या हमारे प्राचीन अन्य किसी भी ग्रंथ में बांधों का कोई उल्लेख हमें स्पष्ट रूप से नहीं मिला अभी तक। यदि कहीं एक आध हो तो मुझे अवश्य बताएं। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर संरक्षण कैसे किया जाता होगा। तो यहाँ पर हम ये साफ साफ बता सकते हैं कि जो क्षेत्रफल जंगलों में या फिर अन्य जो परती भूमि होती है या गोचर भूमियाँ होती है गाँव के आसपास या फिर बड़े शहरों के आसपास या फिर अन्य जो जंगलों में जितना भी भूमि होती है, उसमें कहीं ना कहीं जो बरसाती नदियाँ होती है या फिर जो अन्य नदियाँ जो होती, प्रमुख नदियाँ, उनके जल को एक नहर के माध्यम से वहाँ पर डाइवर्ट किया जा सकता है और वहाँ पर कृत्रिम तरीके से बड़े तालाबों का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि यदि कहीं कोई क्षेत्र बहुत बड़ा खाली पड़ा हुआ है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का कहीं कोई लंबा चौड़ा भूमि खाली पड़ी हो और ऐसा लगता हो कि वहाँ पर जल का संरक्षण किया जा सकता है, तो उसको कृत्रिम तरीके से उसकी खुदाई करके उसकी मिट्टी को गहरा हटा करके गहरा और उसको आसपास जमा करके उस मिट्टी को और उसको एक बावड़ी या इस तरह का छोटा मोटा 5, 7, 10 फीट का जो गहरा गड्ढा या 20 फीट का गहरा गड्ढा बनाया जा सकता है, तालाब जैसा, और एक बड़े आकार का, विशाल आकार का, और वो मिलजुल कर किया जा सकता है और वहाँ फिर नदी के आसपास ये किया जा सकता है। और या फिर बरसाती नदियाँ जो होती है या फिर जो यूँ देखें कि जो ढलान पर होती है वो ऐसी भूमि, वहाँ पर इनका निर्माण किया जा सकता है। और कई मात्रा में ऐसे छोटे भी किए जा सकते, जरूरी नहीं कि आपको वो 1 आध किलोमीटर या इतना बड़ा क्षेत्रफल में ही हो, आप उसको छोटे छोटे भी कुछ मीटर में भी उसको कर सकते हैं। 10-20 गड्ढे भी इस तरह के गाँवों के आसपास, शहरों के आसपास सरकारी मदद से कर सकते हैं, समाज सेवी संगठनों के द्वारा कर सकते हैं आप, या फिर ग्रामीण लोग अपना स्वयं अपना श्रमदान करके ये सब
चीज़ें कर सकते हैं और उसका निर्माण कर सकते हैं। और वहाँ पर अगर यह भूमि के ढलान पर यदि उनको बनाया गया होगा तो वो अपने आप बरसाती पानी उनमें आकर के जमा हो जाएगा और बाकी का पानी बह जाएगा, और फिर जब वो लबालब भर जाएगा तो वो पानी फिर वहाँ पर जमा रहेगा और 4-5 महीने 6 महीने वो पानी फिर वहाँ से भूमि के जल स्तर पर वो फिर उसको स्थिर रखेगा और आसपास उसके हरियाली भी रहेगी और पशु पक्षी जितने भी होंगे या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोग उस जल का डायरेक्ट नहीं तो फिर उसमें आसपास गहरे या छोटे गड्ढे कर करके उस मिट्टी से पानी ले करके और उसको इस्तेमाल करने लायक कर सकते हैं। तो ये प्राचीन एक तरीका है और आज का नहीं है ये। आज भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखें, राजस्थान के या मालवा मध्य प्रदेश या दक्षिण भारत में भी चले जाएं या फिर इधर पश्चिमी भारत में भी हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वही प्रचलन में है। लेकिन क्योंकि शहरों के लोग इतने करप्ट हो चुके हैं, राजनीति हमारी इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि वो मूल समस्याओं की तरफ ध्यान ही नहीं देती और जाती ही नहीं उस तरफ, और वो सिर्फ एक ही तरफ रहती है कि हम टैंकर से पानी पहुंचाएंगे। तो टैंकरों में आप पानी लाएंगे कहाँ से? उसके लिए फिर आप गहरे गड्ढे करते हैं, मोटर चलाते हैं और उस पानी को फिर आप बाहर निकालते हैं, तो वो जल स्तर फिर आपका और घटता जाता है। जो भूमि में पहले से थोड़ा बहुत पानी बचा है उसको भी आप निकाल लेते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि पहले आप जल स्तर को बढ़ाएं। और अगर हम दिल्ली एनसीआर का उदाहरण एक देखें तो मेरी एक सिविल इंजीनियर से जब बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है, ख़ास करके गुड़गांवा या उस तरफ जो अरावली की जो फरीदाबाद और उस तरफ जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो ऊंचाई पर है और वहाँ से पानी जब बह कर के दिल्ली की तरफ जब नीचे की तरफ आता है तो वहाँ पर कई तालाब बनाए जा सकते हैं इस तरह के, क्योंकि बहुत ज़मीनें खाली पड़ी है और कुछ खेतों को भी एक्वायर किया जा सकता है और उनमें गहरे गड्ढे करवा करके उसमें पानी को लबालब भरा जा सकता है। अपने आप ही बारिश के मौसम में वो पानी भरा जा सकता है और फिर वो जल स्तर भूमि में जब वो पानी समाएगा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं आपको पूरे दिल्ली एनसीआर को या फिर वो कुछ पूरे हिस्से को न सही तो थोड़े बहुत हिस्से को वो वहाँ पानी की आपूर्ति कर देगा। तो इस तरीके से भी ये किया जा सकता है। जैसे मुंबई में हम देखते हैं कि वहाँ पर भी एक बड़ा सा सागर है या इस तरह के हम और भी जितने भी सागर है, तो ये जो हम पढ़ते हैं इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं कि वहाँ उन राजाओं ने उन लोगों ने वहाँ पर वो बांध नहीं बल्कि वो सागर की खुदाई करवाई, वो सागर बनवाया, इतना बड़ा बनवाया, ऐसा बनवाया, वैसा बनवाया। तो वो सब चीज़ें उनके लिए यही महत्वपूर्ण थी। वो बांध वगैरह नहीं बनवाते थे क्योंकि उन दिनों नदियों का वेग बहुत अधिक होता था। आज हम देखते हैं कि जितना बारिश के मौसम में, बाढ़ के मौसम में नदियों का जितना जल स्तर होता है लगभग इतना ही जल स्तर उन दिनों गर्मियों के मौसम में नदियों का होता था। और क्योंकि जो पहाड़ों से जो बर्फ़ पिघल करके जो आती थी उसको साधारण तरीके से पार करना भी बहुत मुश्किल होता था गर्मियों के मौसम में भी, ग्रीष्म ऋतु के अवसर पर भी। लेकिन आजकल तो देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में वो नदियाँ बिल्कुल सूख चुकी होती हैं, बहना बंद हो चुका होता है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत भी अगर उनमें पानी होता है तो वो उसको रोक कर रखा जाता है। और आजकल हम जो दिल्ली एनसीआर की या इधर हम यमुना नदी की जो स्थिति देख रहे हैं वो बहना तो बहुत ही कम, यानी कि आज तो वो बिल्कुल बहना बंद हो गई है। अगर सारे बांध ख़त्म कर दिए जाए या खोल दिए जाए, हटा दिए जाए तो वहाँ से हो सकता है कि थोड़ा बहुत पानी हमें कहीं से मिल जाए। लेकिन क्योंकि वो भी पानी पंपों के द्वारा या डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट आसपास पंप लगा करके वो खेतों में पानी चला जाता है, तो वहाँ भी वो पानी समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से यमुना कोई नहीं बल्कि गंगा का भी जल स्तर बहुत कम हो चुका है। और पहले हम देखते हैं कि जो मैंने रिसर्च और जितने भी किए वो मंदिरों के या कुछ किए तो वो बताते हैं कि एक गंगा माता का जो इसमें गढ़मुक्तेश्वर में एक गंगा मंदिर है, उसका जब मैं रिसर्च कर रहा था तो वहाँ मुझे पता चला कि करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी हुआ करती थी मंदिर। आज जो मंदिर की जो दूरी है वो करीब 2 किलोमीटर दूर है गंगा नदी के घाट किनारे से। जबकि पहले ये बताया जाता है कि जिस पहाड़ी पर वो मंदिर है उस पहाड़ी के बिल्कुल सामने जो आज खेती बाड़ी होती है
उस खेती बाड़ी में ही नदी का पानी यानी कि जल स्तर वहाँ तक हुआ करता था साधारण दिनों में या फिर बारिश के दिनों में भी अगर हम देखें तो वो जल स्तर यदि 1.5 से 2 किलोमीटर खसक कर वहाँ जा चुका है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं। और ये आज की नहीं, करीब 300 साढ़े 300 साल पुरानी बात बताई जाती है। तो वहाँ के जो ग्रामीण लोगों ने बताया, आज वहाँ खेती बाड़ी होती है। तो ये गंगा का जितना भी बेल्ट है या यमुना का बेल्ट है, इसको हम ये कह सकते हैं कि पहले कभी यहाँ पर बहुत विशाल इनके जो पार्ट होते थे वो चौड़ी होती थी और हम ये उन नदियों का पानी रोका जा सकता था, तब रोका जाता था, आज भी रोका जा सकता है और उस पानी को स्टोर करके इस प्रकार से रखा जा सकता है। लेकिन क्योंकि आजकल तो टैंकर आ गए हैं, तो टैंकरों के माध्यम से वो जल स्तर को तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हाँ आपूर्ति कर सकते हैं। तो ये एक कृत्रिम तरीका है, इसको 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक तो झेला जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं झेला जा सकता। इसके बाद तो यहाँ से हो सकता है कि दिल्ली एनसीआर से अगले 10 से 12 वर्ष में आम लोगों को पलायन करना पड़ जाए। और ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, जो भी हम यहाँ पर विकास देख रहे हैं, बड़ी बड़ी ऊंची अट्टालिकाएँ बिल्डिंगें देख रहे हैं 50-50 40-40 मंजिली 20-20 मंजिली, वो सब किसी न किसी दिन यहाँ पर ये एकदम सुनसान सी हो सकती है। और ये ज़्यादा नहीं तो अगले 15 से 20 वर्षों में, क्योंकि गंगा का पानी भी अब वो पानी नहीं रहा, यहाँ पर भी अब प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। और आप इन 20-22 करोड़ लोगों को कितना जल सप्लाई कर सकते हैं गंगा माता से? तो यमुना का तो जल स्तर समाप्त ही कर दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम बचता है, वो है यहाँ पर तालाबों का निर्माण किया जाए और जो तालाब हैं उनको गहरा किया जाए। और इसके अलावा एक और तरीका यहाँ पर जो बचता है ख़ास तौर पर वो ये कि जैसे अभी प्रतिबंध लगा हुआ है कि नदियों की रेत नहीं निकाली जा सकती, तो मूल रूप से हम देखें तो नदियों की रेत तो निकाली जा सकती है। अगर हम इसको तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर देखें तो नदियों की रेत तो निकाली जा सकती है, लेकिन जो उसके किनारे हैं वहाँ से नहीं निकाली जा सकती, बल्कि जहाँ पर पानी बरसात का या वर्तमान में जैसे अगर हम यमुना का ही बात करें या गंगा की ही बात करें, तो जो रेतीला क्षेत्र है जिसमें रेत है, वो जो पार्ट जहाँ पर थोड़ी सी भी बारिश आती है तो नदी का जल स्तर उसमें समा जाता है, तो वो उस हिस्से की रेत को 2 फीट 3 फीट 4 फीट तक गहरा किया जा सकता है। और जो लोग रेत लेकर जाना चाहते हैं उनको ज़रूरी नहीं कि उन पर कोई टैक्स लगाया जाए या उनसे कोई वसूला जाए पैसा, उनको फ्री में कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये निगरानी रखनी होगी कि एक ही जगह से या एक ही क्षेत्र से पूरी रेत ना निकाली जाए, वो पूरा एक हिस्सा ऐसा हो जिस पर एक नज़र रखी जाए कि सिर्फ 3 से 4 फीट गहरा किया जा सकता है, इससे ज़्यादा गहरा ना किया जाए। तो वो पूरा क्षेत्र जो आपका 2 4 10 20 किलोमीटर का जो नदी का जो पार्ट है, जिस क्षेत्र से जो गुजरती है, जिस शहर से गांव से, वो उस हिस्से से निकाली जा सकती है। तो वो नदी भी थोड़ी गहरी हो सकती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है वो नदी को गहरा करने का। और वो धीरे धीरे यदि निकाला जाए उस रेत को, तो वो 1 साल में 2 साल में 3 साल में वो नदियाँ भी गहरी हो सकती है। और बाकी जो है उसका पानी जो है डाइवर्ट करके वहाँ पर या तो वो कृत्रिम तरीके से या फिर नहरें बना करके उस पानी को बरसात के मौसम में उस पानी को वहाँ पर जो तालाब बनाए जाएंगे, गहरे तालाब, उनमें वहाँ मोड़ा जा सकता है, तो अपने आप वो पानी वहाँ चला जाएगा। जैसा कि हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि दिल्ली में जो लाल किला है उसके आसपास एक गहरी सी खाई खुदी हुई है, नहर बनी हुई है खाई। तो कहते हैं कि पहले इसमें मगरमच्छ वगैरह हुआ करते थे या फिर उसमें मछलियाँ तैरती थी या जो बत्तख वगैरह है, जो भी उसमें रहा हो, तो पहले नदी का पानी उसमें आ करके निकलता था चारों तरफ से, तो एक सुरक्षा का कारण भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि उसमें उस समय इतना पानी वहाँ तक आ जाता था, तो इसका मतलब नदी में जो है पानी इतना हुआ करता था जब ये किले का निर्माण हुआ। तो ये 1042 या 47 में कुछ इसका निर्माण हुआ था राजा अनंगपाल के द्वारा। तो तब उस समय की बात अगर हम देखें तो उस समय यहाँ पर नदी का जल स्तर इतना रहा होगा, आज वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि उस समय तालाबों का यहाँ पर भरपूर मात्रा रही होगी और तालाबों में भी इस प्रकार से ही पानी को पहुँचाया जाता होगा।
क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में ज़रूरी नहीं है कि उस समय यदि पानी नदियों में भरपूर रहता था तो तालाबों की आवश्यकता नहीं होती थी, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में जो लोग रहते थे, नदियों से जो दूर रहते थे, उनको पानी की आवश्यकता इस प्रकार से तालाबों के माध्यम से पूर्ति की जाती थी। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि हम आज भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं और इनका तालाबों का निर्माण करके या सरकारों के द्वारा करवा करके, और हम उन पर प्रेशर डालें या सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ें उठा करके हम उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और मुख्य रूप से हम ये देख सकते हैं या बता सकते हैं कि जो केंद्रीय स्तर पर जो राजनीति चलती है, मुख्य स्तर पर जो बड़े स्तर पर जो बड़े नेता या बड़ी पार्टियों की जो राजनीति चलती है, वो इस प्रकार के सामाजिक गतिविधियां, सामाजिक कार्य या जो समाज को फ़ायदा पहुंचाने वाले कार्य होते हैं, वो लगभग नहीं के बराबर होते हैं। और यदि कुछ होते भी हैं तो वो उसमें अपना लाभ या अपनी राजनीति का, अपनी पार्टी का या अपना फाइनेंशियल तरीके से वो लाभ देखते हैं कि कहाँ लाभ होगा, कहाँ परियोजना को चलाया जाए। उसके बाद फिर वो ठप कर देते हैं और बजट का रोना रो देते हैं। और वो उसमें यदि 50 करोड़ का अगर उसमें लागत आती है तो उसमें से मात्र 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए खर्च करते हैं और बाकी का टकार जाते हैं। तो ये भी एक इन योजनाओं का फ्लॉप होने का एक अलग तरीका होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि छोटे छोटे शहरों में, गाँव में कई लोग, जैसे हम एक अन्ना हजारे जी का ही उदाहरण देखें तो उन्होंने अपने गाँव को बताते हैं कि वो डेवलप कर लिया है। तो वो किस प्रकार से डेवलप किया है, या फिर राजस्थान के कई गाँव ऐसे डेवलप हुए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं या कह सकते हैं, मान सकते हैं, उदाहरणों को हम ले सकते हैं। तो जैसे हम अपने घरों में पानी स्टोर करके रखते हैं तो हम उसके लिए बार बार भी हम इस तरीके से पानी नहीं निकालेंगे, हम बल्कि उसको उस माध्यम से ही तरीके से जोड़ेंगे, या फिर हम अपने छतों पर हम वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम होता है वो सरकारों के माध्यम से ले सकते हैं या लगवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि सरकारें इसमें आपको जानबूझकर उलझाए रखती है, आपकी समस्याओं को ख़त्म नहीं करना चाहती, इसलिए ये सब समस्याएं समाप्त नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। क्योंकि यदि आप हर समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे या सरकार आपकी हर समस्या का समाधान कर लेगी तो फिर सरकार के पास धन अर्जित करने का, राजनीति को चलाने का और अपने चप्पल चटवाने का उनके पास और कोई माध्यम नहीं बचेगा। इसलिए वो आपको परेशान करके रखना चाहते हैं, आपको पराजित करके रखना चाहते हैं। और इसलिए इन सरकारों का यदि आप कोई निजी तौर पर तोड़ निकालना चाहें तो आप स्वयं उन ऐसे संगठन बना के गाँव में, क्षेत्रों में जा कर के जो सक्षम लोग हैं या सक्षम परिवार हैं या सक्षम क्षेत्र हैं वो ऐसा कर सकते हैं। अन्यथा तो ये ऐसा ही चलेगा और पलायन की स्थिति बनी रहती है। और अधिकतर गांव आजकल पलायन करने लगे हैं और लगभग 70% हर एक गांव की आबादी, मतलब हर एक गांव का अगर हम एग्जांपल देखें तो हर एक गांव से लगभग 50 से 60 या 70% तक की आबादी जो है, आबादी या फिर वो जो युवा लोग होते हैं वो पलायन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और उसका माध्यम भी यही है और उसका कारण भी यही है कि उनको रोज़गार चाहिए, उनको खाने कमाने का जरिया चाहिए और उनको विलासिता नहीं बल्कि एक दिनचर्या के लिए, जीवन जीने के लिए उनको एक आधार चाहिए, ना कि विलासिता। तो विलासिता तो बहुत बाद की बात होती है उनके लिए कि वो 10 साल, 20 साल, 50 साल में जा कर के वो विलासिता की तरफ अग्रसर होते हैं। लेकिन उसके पहले उनको एक समस्या होती है कि आज अगर हमने खा लिया तो कल हमें क्या खाने को मिलेगा, और गाँव की समस्या उनको ये कभी समाधान नहीं दे सकती। इसलिए वो शहरों की तरफ पलायन करते हैं और वहाँ पर वो समझौते कर लेते हैं। तो यही एक माध्यम हो सकता है, यही एक कारण हो सकता है कि हम अपनी राजनीति को एक तरीके से झुकाएं या फिर उनको इसके लिए विवश करें ताकि वे हमारी समस्याओं को भी समझें। अन्यथा तो ये ज़िंदगी ऐसे ही चलती है और ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि प्राचीन समय में जो राज सत्ता जो है व्यक्ति विशेष के हाथ में होती थी और क्षेत्र विशेष के हाथ में होती थी। तो वहाँ की जनता राजा को झुकाना भी जानती थी, उनको शाप देना भी जानती थी और उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करना भी जानती थी। आजकल के राजाओं के ऊपर या नेताओं के ऊपर आप ना दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, ना आप उनको शाप दे सकते हैं, क्योंकि शाप आजकल उन्हीं का लगता है जो आध्यात्मिक तरीके से
विस्तार कर चुका होता है या अपना आध्यात्मिक ओरा बढ़ा चुका होता है। तो आजकल लगभग 99% लोगों के पास आध्यात्मिक ओरा नहीं है और ऊर्जा भी नहीं बची है। तो ऐसे में शारीरिक ऊर्जा से आप उनके साथ लड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके साथ संपूर्ण सिस्टम, इकोसिस्टम उनका अपना और राजनीति पूरी उनके साथ होती है। तो ऐसे लोगों के साथ आप ना तो समझौता कर सकते हैं और ना ही आप उनके विरोध में खड़े हो सकते हैं। तो ये थे मेरी आज की जानकारी और मेरे विचार। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी और विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।